ईसा पूर्व की शताब्दियों तथा प्रारंभिक 2 शताब्दियों में जो 6 विदेशी आक्रमण हुए, उनका कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन भारतीय भूक्षेत्र पर क्या पड़ा, इसकी चर्चा करते हैं। 517-16 बीसी के आसपास इखमनियों का पहला आक्रमण हुआ। 326 वर्ष ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा प्रथम शताब्दी ईस्वी और द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक 4 विदेशी आक्रमण हुए। भारतीय यूनानियों का, पहलवों का, पार्थियंस का, शकों का और कुषाणों का। ईरानियों का जो देरियस का आक्रमण था 517 बीसी में, वो भारतीय भूक्षेत्र के उत्तर पश्चिम के बहुत छोटे से भाग तक केवल कब्जा किया था। उसका कोई भी प्रत्यक्ष, कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। स्वाभाविक रूप से मध्य एशिया से भारतीय संपर्क थोड़ा बढ़ा होगा। लेकिन सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो भारतीय भूक्षेत्र में काफी अंदर तक घुस आया और भारतीय क्षेत्रों पर अपने गवर्नर भी नियुक्त किए और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसका दूत, जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था, उसके दूत के रूप में मेगस्थनीज भी आया। स्वाभाविक रूप से यह भारत का यूनान के साथ और यूनान के बीच के देशों के साथ गहरा संबंध हुआ, विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में, और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी जरूर हुआ। एक दूसरे के धर्म का प्रभाव पड़ा और व्यापारिक आदान प्रदान हुआ। और मेगस्थनीज का जो विवरण था उसके आधार पर तमाम पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, भारत के बारे में लिखा, और उससे प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में सुविधा हुई। और मेगस्थनीज के रहते यूनान की कुछ बातें भारतीय शासन व्यवस्था में अवश्य आई होंगी और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन पर उसका प्रभाव पड़ा होगा। यही बात वहां के लिए भी लागू होती है। इसके बाद जो भारतीय यूनानी उत्तर पश्चिम में थे और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित करके भगा दिए गए थे, वे उसके बाहर के जो क्षेत्रों में रहते थे वो इंडो ग्रीक कहलाते थे। और जब मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा तो उन्हें अवसर मिला, उन्होंने आक्रमण किया। इन यवनों के आक्रमण से ये कुछ क्षेत्रों में आ गए और यहाँ अपने शासन भी स्थापित किए। इसमें एक शासक मेनेंदर बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। मेनेंदर बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध विद्वान नागसेन से उसका वार्तालाप भी है और उनसे वो प्रभावित हुआ। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में उसकी व्यापक रूप से चर्चा है। लेकिन इससे भी बढ़कर इंडो ग्रीक्स का जो भारत पर प्रभाव पड़ा, ज्योतिष के क्षेत्र में पड़ा, आयुर्वेद के क्षेत्र में पड़ा और कुछ अंश तक मूर्तिकला में भी पड़ा। और जो व्यापारिक आदान प्रदान था वह और भी अब सुदृढ़ होने लगा, क्योंकि वही इंडो ग्रीक अब भारतीय भूक्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करने लगे थे, यद्यपि उन्होंने अपने को इंडियनाइज्ड कर लिया था।
इसके बाद पहलवों का आक्रमण का जिक्र आता है। कुछ विद्वान तो पहलवों को शकों का ही एक शाखा बताते हैं, कुछ उनसे अलग कहते हैं। फिर भी इसमें एक शासक गोदोफर्निस का नाम आता है, जिसके समय में संभवतः ईसाई प्रचारक आया था यहाँ और उसके दरबार में भी गए थे, और ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार उसके समय शुरू हो गया था, ऐसा लगता है। लेकिन पहलुओं का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शीघ्र ही ये शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा अपदस्थ कर दिए गए थे। अब जो दो बातें आती हैं, शक और कुषाण। शक ऐसे हैं कि लगता है कि इनके आक्रमण कई हुए, इनकी कई शाखाएं भारत में शासन करने लगी थी, इसीलिए इनका उल्लेख रामायण में है, महाभारत में है, पुराणों में है, तमाम भारतीय साहित्य में इनका उल्लेख है। और इसी से उन भारतीय साहित्य की प्राचीनता भी सिद्ध हो जाती है कि वो कब के हैं। शकों की कई शाखाएं थी और इन्होंने 5 शाखाएं, ऐसा प्रतीत होता है, प्रमुख हो गई थी और इन्होंने भारतीय भूक्षेत्र में शासन किया। लेकिन दक्षिण भारत से जब सातवाहन उभरे तो सातवाहनों और शकों का व्यापक संघर्ष हुआ और शीघ्र ही शक लोग भी भारतीय बन गए और इंडियनाइज कर लिए। शकों में एक शासक रुद्रदमन है जो 2nd सेंचुरी में है। उसके काल में संस्कृत भाषा की अद्भुत उन्नति हुई। ऐसा माना जाता है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, अशोक ने उसकी मरम्मत कराई थी। 2nd सेंचुरी ईस्वी आते आते उसके पुनर्निर्माण की पुनः आवश्यकता हुई, जिसे कि रुद्रदमन ने कराया था। और उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत भाषा में, इसे पहला महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा जो भारत में उपजी भारतीय भूमि की प्रमुख भाषा रही, अब रुद्रदमन के काल में विशेष रूप से उन्नत की। शक भी अपने को इंडियनाइज कर लिए थे और बाद में कुषाण आया। कुषाणों में कनिष्क अत्यंत विजेता शासक था। कहा जाता है कि चीन के सेनापति से भी उसका युद्ध हुआ था, लेकिन वो बुद्धिस्ट हो गया था और महायान बौद्ध धर्म को उसने विशेष रूप से प्रश्रय दिया और उसके समय में महायान बौद्ध धर्म की विशेष उन्नति हुई। वह पूरी तरह से अपना भारतीयकरण किया था। उसके काल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उसी के काल में मूर्तिकला की शैली, खास करके गांधार शैली, अपने वास्तविक रूप में आई और मुद्रा व्यवस्था जो यवनों के काल से ही, इंडो ग्रीस के काल से ही अच्छी स्थिति में आ रही थी, अब कुषाणों के काल में मुद्रा कला की विशेष रूप से उन्नति हुई। वह बुद्धिस्ट था, यद्यपि हिंदू देवी देवताओं का भी उसके दिमाग में सम्मान था और वो सम्मान करता था। इस प्रकार से ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इनसे भारत में कला के क्षेत्र में, मुद्रा कला के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ हुआ और इन सब ने भारत में जब शासन अपना अस्थायी करना चाहा तो अपना भारतीयकरण कर लिया। यद्यपि गुप्त साम्राज्य बनने पर ये सभी लुप्त हो गए, और लुप्त क्या हो गए, संभवतः उन्होंने भारतीयकरण करके उनके वंशज भारतीय शासक के रूप में, और कुछ इतिहासकार विशेष करके टाट का मत है कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्रों में वो राजपूत के रूप में भी अपने को स्थापित किए और भारतीय बन गए।